जय श्री राम दोस्तों। आज आप लोगों को मैं पहली बार अपने चैनल पर एक रियल हॉरर सुपर नेचुरल इंसिडेंट शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आएगी और आपकी वो फीलिंग जिसमें हर रोज़ नई स्टोरी सुनने की खुशी रहेगी, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ये बात है उस टाइम की जब कोविड पीक पर था और हर तरफ लोग इस डर में थे कि कहीं उन्हें कोविड ना हो जाए। तो लोग अपने शहर को छोड़कर इधर उधर अपने गांव में जाने लगे क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती थी। ये कहानी सुमित की है, जो हरियाणा फरीदाबाद के रहने वाले हैं। सुमित की फैमिली में सुमित, उनके पापा, उनकी वाइफ और दो बच्चे, एक लड़का और एक लड़की थे। और जैसे कि कोविड टाइम में सब लोगों की छुट्टी थी और सब लोग डरे हुए थे, तो सुमित ने ये सोचा कि वो अपने गांव चले जाते हैं। वैसे भी हरियाणा में जो गांव वगैरह होते थे उनमें हरियाली होती थी और लोगों के खुले खुले घर होते हैं। सुमित अपने ऊपर लगी कोविड की रेस्ट्रिक्शंस को हटाने के लिए पूरी फैमिली को लेकर अपने गांव चले गए। रास्ते में जाते टाइम बहुत जगह पुलिस चेकिंग थी, तो सुमित इस डर से कि कहीं उन पर फाइन ना लग जाए, क्योंकि उस टाइम सब जगह चालान कट रहे थे। अगर एक साथ इतने लोग हुए तो सब लोगों के ऊपर फाइन लग सकता है। तो सुमित ने एक काम किया, उन्होंने अपने गांव जाने के लिए एक पीछे का रास्ता लिया जो पुरानी सी टूटी सी गलियों में से होकर जाता था। सुमित का गांव चरखी दादरी था। वहाँ एक ऐसी जगह है कि आप ये कहोगे कि बस हरियाली, कम लोग, ज़्यादा परेशानी नहीं, खुली जगह, बहुत अच्छा था। वो लोग वहाँ पहुँचे तो बहुत खुशी से, पर शायद उनकी ये खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली थी। उन लोगों को ये चीज़ पता थी कि ये आज़ादी वो जो चाहते थे वो उनको मिल तो गई है, बट कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ कभी नहीं आई कि क्या ये आज़ादी सही में आज़ादी है। हाँ, आपने सही समझा, वो ही आज़ादी उनके लिए जेल बन गई। आइए देखते हैं कैसे। 2-3 दिन तो उनके बहुत सही से गुजरे। बढ़िया जगह थी, आसपास में लोगों से घुलने मिलने के लिए उन्होंने कुछ कुछ बोलना चालू किया, लोगों के पास जाकर उठना बैठना चालू किया और रात को मस्त अच्छे से वहाँ पर खुली हवा के अंदर बैठकर खाना खाते, बात करते और ऐसे ही अपने दिन निकाल रहे थे। पर 3-4 बाद सुमित की जो छोटी बेटी थी, जो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ खेला करती थी, उसने 2-3 दिन के अंदर ही नए फ्रेंड्स बना लिए थे। पर एक अजीब चीज़ ये हो रही थी कि शाम के 6 या 7 बजते के साथ ही सारे बच्चों के मम्मी पापा उनको ले लेकर अपने घर में चले जाते थे और सुमित की बेटी अकेली रह जाती थी। सुमित की बेटी का नाम रिया था। उसने अपने पापा से पूछते हुए कहा कि पापा पापा, शाम को मेरे साथ कोई भी क्यों नहीं खेलता है? यहाँ पर हर कोई अपने घर में वापस चला जाता है। अभी तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, शाम के सिर्फ 7 ही तो बजे हैं। सुमित ने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, हो सकता है कि उनके पेरेंट्स भी ये सोच रहे हो कि ये लोग बाहर शहर से कहीं आए हैं, कहीं इनको कोविड तो नहीं हो गया है। कोई बात नहीं, जाने दो, कल खेल लेना इनके साथ। पर सुमित ने ये बात भी नोटिस की थी कि कोविड अगर ऐसा है तो ये लोग हमसे बात ही नहीं करेंगे। हर शाम को 7-8 बजे के बाद कोई भी अपना डोर क्यों ओपन नहीं रखता था? ये कुछ अजीब सा था, क्योंकि गांव में बहुत बार लाइट चली जाती है और इतनी गर्मी होती है ना कि आप डोर बंद नहीं रख सकते। बट उस गांव के अंदर ऐसा ही था, कोई भी अपना डोर शाम को 7-8 बजे के बाद ओपन ही नहीं रखता था। तो अगले दिन सुमित ने अपने पापा से इस बारे में पूछा। सुमित के पापा आर्मी में थे और बहुत ही कम वो वापस गांव में आया करते थे। गांव में उनका रहना हुआ ही नहीं था। जब से उनकी आर्मी की जॉब लगी थी वो बॉर्डर के ऊपर ही देश की पूरी सेवा करा करते थे। बट 1995 में सुमित की माँ का देहांत हो गया था, तो उसके बाद सुमित के पापा ने वॉलेंटरली रिटायरमेंट लेकर सुमित को फरीदाबाद शिफ्ट कर लिया था अपने साथ, और वापस कभी भी वो इस गांव में नहीं आए, क्योंकि सुमित उस समय 10 साल के थे और हर एक बच्चे को अपनी माँ की याद तो आती है। तो सुमित के पापा ये नहीं चाहते थे कि सुमित अपनी माँ की यादों में ही डूबा रहे। फिर सुमित ने अपने पापा से पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उसके पापा को भी ज़्यादा कुछ इस बारे में नहीं पता था। तो ये सब बातें हो ही रही थी कि एक अजीब सी चीज़ उन सब लोगों ने नोट की कि सब लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, सारा परिवार एक साथ बैठा है, सब लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, बट सुमित की वाइफ सरिता और बेटा रवि वो चुप बैठे हैं। वो लोग जैसे कि किसी बारे में बात करना ही नहीं चाहते, वो लोग सब जानते हैं। उसी रात सब लोग जब खाना खाकर सो गए
तो उनके मेन गेट पर ऐसे आवाज़ आई कि जैसे किसी ने सिलेंडर फेंक कर मारा हो, और वो वहीं की वहीं फट गया। एकदम से ये आवाज़ सुनते ही सब लोगों की आंख खुली और जो छोटी बच्ची रिया थी वो बहुत ज़्यादा डर गई। वो चिल्लाकर रोने लगी। सुमित ने पहले तो रिया को संभाला और वो बाहर दरवाजे की तरफ भागा। जैसे ही वहां पहुंचा तो देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। ये चीज़ थोड़ी सी अजीब थी क्योंकि सुमित को याद है कि वो दरवाजे के ऊपर लॉक लगाकर सोया था। दरवाज़ा खुला हुआ है, ये बहुत अजीब सी चीज़ उसके साथ हुई। उसको लगा कहीं कोई चोर तो नहीं घुस गया है। उसने पूरे घर के अंदर इधर उधर देखा बट उसको कोई नहीं दिखा। तो वो वापस आया, उसने अपना दरवाज़ा बंद किया और जैसे ही सुमित वापस से पलटा, एकदम से सुमित के दिमाग में ऐसी चीज़ आई कि बहुत सारे लोग बाहर चिल्ला रहे हैं, उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है, तड़प रहे हैं वो दर्द से। और उसके बाद लोगों ने उनका दरवाज़ा पीटना चालू कर दिया। पहले एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, और ऐसे कर कर के 100, 200, 300 इतने नॉक्स होने लगे। सुमित इतना ज़्यादा इस बात से पागल हो गया था कि वो एकदम से तिलमिला कर उठा और बोला, कौन है इतना गंदा मजाक कर रहा है? रात का ये समय मजाक करने का है क्या? और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर बाहर देखता है तो उसकी आंखों में खौफ आ गया। आप भी जब ये सुनोगे तो शायद सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि रात को कभी दरवाजे पर आवाज़ आए तो उसे खोलें कि नहीं। सुमित की आंखों के आगे मौत का ऐसा मंजर था कि जिसमें बहुत सारे लोग, करीबन करीबन 300-400 लोग जलते हुए एक साथ नजर आ रहे हैं। और उन सब लोगों के बीच में भागते हुए 2 लोग जो बहुत खुश थे, जैसे कि उन्हीं लोगों ने उनको जलाया है। वो और कोई नहीं, सुमित की वाइफ सरिता और बेटा रवि थे। जैसे ही सुमित ने ये सब देखा, सुमित एकदम से चिल्लाकर बोले, सरिता, रवि, वहां क्या कर रहे हो? कौन है ये लोग? क्या कर दिया तुमने इन सबको? सुमित ने ये बोलने की देर थी, वो सारे लोग एकदम से सुमित की तरफ देखे और झिलमिलाकर गायब हो गए। सुमित ने अपनी पलक बस झपकाई ही थी कि उसकी वाइफ सरिता और बेटा रवि एकदम से उसकी आंखों के सामने आ गए। जैसे ही वो सरिता और रवि को देखता है तो इस बार उन दोनों का आधा शरीर जल चुका था। सुमित को बस ये देखने की देर थी कि वो उसकी हालत ख़राब हो गई और वो वहीं की वहीं बेहोश होकर गिर गया। अब सुमित को अपने कमरे के अंदर ही होश आता है। जब उसको होश आया तो वो देखता है कि वहाँ पर उसके पापा हैं, उसकी वाइफ है, उसका बेटा है, उसकी बेटी है, और सब लोग उसको इस नज़र से देख रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। सुमित के पापा ने उससे पूछा कि क्या हो गया, ऐसे कैसे गिर गया तू? कुछ बात हो गई थी कि दरवाजे तक कैसे पहुंच गया तू? तो सुमित अपने पापा को बोला कि नहीं नहीं पापा, मैं ऐसे ही बस बाहर पानी पीने गया था और मेरे को दरवाजे पे कुछ आवाज़ आई, तो मैं वहाँ पहुँचा तो एकदम से मेरा पैर स्लिप हुआ और मैं दरवाजे से सिर लग गया, तो शायद उस वजह से मैं गिर गया। के पापा ने अपनी बहू को बोला, अरे अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ो अभी ये सब बातें, बहुत रात हो गई है, कल इस बारे में बात करेंगे, अभी सब लोग सो जाओ अच्छे से। अगले दिन जब सुमित सुबह उठा तो उसकी वाइफ कमरे में अपने बाल बना रही थी और शीशे में देख रही थी। जैसे ही सुमित ने शीशे में देखा तो वापस से उसको उसकी वाइफ में वही आधा जला हुआ चेहरा नजर आया और उसको ऐसा फील हो रहा था कि कमरे में सिर्फ वो और उसकी वाइफ नहीं, कमरे के अंदर बहुत सारे लोग हैं। कमरा बहुत ज़्यादा डार्क होता चला जा रहा है। वो चिल्लाना चाहता था बट उसके मुंह में एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा था। वो अपनी वाइफ का वो जला हुआ चेहरा देखकर एकदम से सुन्न हो गया था। थोड़ी ही देर में सरिता वहाँ से उठती है, कंघा नीचे रखती है, कमरे से बाहर जाती है, रवि को आवाज़ लगाती है और वो दोनों के दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर के मेन दरवाजे से बाहर चले जाते हैं। जैसे ही ये हुआ, सुमित में पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और चिल्लाते हुए भागना चालू करता है। जैसे ही सुमित भाग के अपने कमरे से बाहर निकलता है तो वो अपने पापा से टकरा जाता है। सुमित के पापा ने पूछा, अरे क्या हो गया सुमित, पागल हो गए हो क्या? इतना तेज चिल्ला क्यों रहे हो? कहाँ भाग रहे हो इतनी जल्दी में? क्या हो गया? तब सुमित ने आव देखा न ताव और अपने पापा को सारी बात बता दी कि पापा, कल सरिता और रवि को मैंने बाहर देखा था, उनका चेहरा ऐसे आधा जला हुआ था, बहुत सारे लोग बाहर जल रहे थे, सब लोग वहाँ बहुत तड़प रहे थे
और अभी थोड़ी देर पहले शीशे में भी मेरे को वापस से सरिता का वही चेहरा दिखा। मेरे को ऐसा लगा कि मेरे कमरे के अंदर एक दो तीन नहीं बल्कि इतने सारे लोग हैं। पूरा कमरा बहुत डार्क लग रहा था। और अभी पता नहीं क्या हुआ, सरिता ने रवि को आवाज़ लगाई और रवि का हाथ पकड़कर वो घर से बाहर चली गई। तो उसके पापा ने बोला, ऐसे ऐसे कैसे, कहाँ कहाँ पर है बहू, देखो यहीं घर में कहीं आसपास होगी, मैं आवाज़ लगाता हूँ। सुमित के पापा ने सरिता को आवाज़ लगाई, बहू बहू कहाँ पर हो। पर जैसा कि सबको पता ही है आपको कि सरिता घर में थी ही नहीं। तो सुमित के पापा ने बोला, छोड़ो ये सब बात, चलो बाहर गए हैं ना, बाहर जाकर ढूंढेंगे। उन्होंने रिया को अपने हाथ में लिया और वो घर से बाहर निकल गए। जब वो घर से बाहर जा रहे थे तो उनको रास्ते में एक आदमी मिला। वो शायद उनके गांव का ही था। और गांव में जैसे बहुत कम घर थे, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो उसने बोला कि अरे सुमित, मैं अभी तुम्हारी बीवी को थोड़ी देर पहले यहाँ से भागकर जाते हुए देखा है, रवि भी उसके साथ था। पता नहीं पागलों की तरह हंसते हुए जा रही थी। मैंने रोकने की भी कोशिश की, पूछने की कोशिश की, पर वो खूनी गड्ढे की तरफ भागती हुई गई है। कुछ हो गया है क्या। के पापा को खूनी गड्ढे के बारे में कुछ नहीं पता था। वो बहुत सोचकर इस चीज़ को देख रहे थे। पर इतने में उनको ख्याल आया कि खूनी गड्ढा छोड़ो, पहले सरिता और रवि को देखो। तो उस आदमी को बोलते हैं कि आप भाई साहब हमारे साथ चलिए ना, हमें पता नहीं कि वो खूनी गड्ढा क्या है, कहाँ नहीं है, हमें नहीं पता, आप हमारे साथ चलिए, थोड़ी मदद हो जाएगी। तो वो बोलता है हाँ हाँ ठीक है चलेंगे। तो वो आदमी, सुमित, उसके पापा और रिया, वो चारों लोग खूनी गड्ढे की तरफ जाते हैं। और वहाँ जाकर क्या देखते हैं कि हर तरफ वहाँ पर राख बिखरी हुई है, लोहे का मलबा पड़ा हुआ है और इधर उधर बहुत ही ज़्यादा जलने की महक है। सुमित देखता है कि उसकी वाइफ और बेटा रवि दोनों वहाँ पर बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। सुमित अपने पापा और उस गांव वाले आदमी के साथ अपनी वाइफ और बेटे को लेकर घर आ जाते हैं। बट उसे अभी ये टेंशन हो रही थी कि उसकी वाइफ के साथ ये हो क्या रहा है। तभी एकदम से उसका माथा ठनका और उसको अचानक से याद आया कि वो आदमी खूनी गड्ढा बोल रहा था। ये खूनी गड्ढा क्या है और मेरी बीवी का उससे क्या लेन देन है। तो सुमित ने अपने पापा को बोला कि पापा वो खूनी गड्ढा क्या चीज़ है। सुमित के पापा ने बोला, मेरे को भी नहीं पता क्या चीज़ है, उस आदमी से ही पूछते हैं, वो घर के बाहर ही रुका हुआ है। तो सुमित के पापा और सुमित दोनों बाहर जाते हैं, उस आदमी के पास पहुंचते हैं। वहाँ उससे पूछते हैं कि भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मदद की, पर ये खूनी गड्ढा क्या है। तो वो आदमी इन दोनों को बहुत ही शक भरी निगाहों से देखता है। वो बोलता है, आप लोगों को नहीं पता क्या, आप लोग तो इसी गांव में रहा करते थे ना। तो वो बोले कि नहीं भाई साहब, हम लोगों को तो नहीं पता, हमें ऐसी कोई भी चीज़ के बारे में नहीं सुना है हम लोगों ने। तो वो आदमी बताता है कि भाई साहब 1996 में ना यहाँ पर दो प्लेन आपस में टकरा गए थे। एक कजाकिस्तान से आ रहा था और दूसरा दिल्ली से दुबई जा रहा था। तो दोनों प्लेन आपस में टकराए तो जाहिर सी बात है बहुत लोगों की मौत हो गई, करीब करीब 350-400 लोग मर गए थे उस हादसे में। तो सुमित के पापा बोले, हाँ ऐसा कुछ मेरे को याद तो है कि न्यूज़ में मैंने कहीं पढ़ा था, पर उस समय भाई साहब हम लोग यहाँ नहीं थे क्योंकि सुमित की माँ की मौत 1995 में कुछ हो गई थी। और उसके बाद हम लोगों ने हमेशा हमेशा के लिए गांव यहाँ से छोड़ दिया था और हम लोग फरीदाबाद में चले गए थे। तब वो आदमी बताता है कि भाई साहब ये खूनी गड्ढा वही जगह है जहाँ उन दोनों प्लेन का मलबा टूट के गिरा था और उन सब लोगों की आधे शरीर के कटे हुए टुकड़े, जले हुए टुकड़े, उनकी आधे जले हुए शरीर गिरे। तब से इस गांव के अंदर ना बहुत सारे लोगों की आत्मा भटकती है जो लोग उस प्लेन हादसे का शिकार हुए। करीब करीब 300-400 लोग थे। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, बहुत आत्माओं को हमने मुक्ति भी दिला दी, पर वही हुआ कि सब लोगों को हम मुक्त नहीं करा पाए। तो आज भी एक आत्मा है, एक मुस्लिम औरत की और उसके बेटे की, जो हर जगह भटकती है। वो लोगों को दिखती है और गांव के आज भी बहुत सारे माँ बेटों को वो आत्मा मारती है। हम लोग इसी वजह से शाम को 6-7 बजे के बाद कभी बाहर नहीं निकलते और अपने अपने दरवाज़ों के ऊपर हम लोगों ने पंचमुखी हनुमान जी का कवच भी लगाया हुआ है ताकि वो औरत की आत्मा हमारे घरों के पास ना आए। आप लोग प्लीज़ संभल कर रहो और थोड़ा ख्याल रखो कि आपकी बहू उस खूनी गड्ढे के पास में ना जाए। तो अब जाकर सुमित को कहीं ना कहीं ये कनेक्शन समझ में आता है कि वो वहाँ पर रात को जलते हुए लोगों को कैसे देख पाया, उसको सरिता के अंदर आधी जली हुई औरत क्यों दिखी, उसको इतने सारे लोगों की चीख पुकार क्यों सुनाई दी। तो सुमित उस आदमी से पूछता है कि भाई साहब
मेरे को नहीं पता ऐसा क्यों, पर मैं अभी कल रात से कुछ बहुत अजीब चीज़ देख चुका हूँ। मेरे को बहुत सारे लोग बाहर चलते हुए नजर आए, बहुत लोग मेरा दरवाज़ा पीट रहे थे, और मेरे को मेरी बीवी और मेरे बेटे को भी आधा जला हुआ चेहरा कई बार नजर आ चुका है। वो आदमी बोलता है, यही बात का डर था और वही हो गया। बहू वो खूनी गड्ढे के पास ऐसे ही नहीं गई थी, कहीं ना कहीं वो औरत ही थी जो उसको वहाँ पर लेकर गई है। तो वो आदमी बताता है कि सुमित, इस सब का सिर्फ एक ही इलाज है, तुम फटाफट से, बाबा हैं वो शमशान के पास अपना बसेरा बना कर रहते हैं, हम सब भी उनसे ही मदद मांगते हैं, तुम फटाफट उन बाबा के पास जाओ और उनकी सहायता लो, वही एक हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। सुमित ने आव देखा ना ताव, वो भागता हुआ सीधा शमशान की तरफ गया और बाबा 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 चिल्लाता हुआ आवाज़ लगाने लगा। आप लोग मानोगे नहीं कि सुमित वहाँ पहुँचा ही था कि इतने में एक आवाज़ आती है, आ गया सुमित, बहुत देर कर दी तूने, बहुत ज़्यादा देर कर दी तूने। कल रात को किसने कही थी तेरे को बाहर जाने की, किसने कही थी तेरे को आवाज़ को सुनकर बाहर जाने की। ये चीज़ बहुत गलत की तूने। मैं जानता हूँ क्या हुआ है उनको, मैं जानता हूँ, पर मैं अभी कुछ नहीं कर पाऊँगा। सुमित बुरी तरह से बाबा के आगे गिड़गिड़ाने लग गया। बोला, बाबा प्लीज़ प्लीज़ मेरी बीवी को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो बाबा, मेरी एक छोटी सी बच्ची है, उसने किसका क्या बिगाड़ा है, क्यों उससे उसकी दुनिया छीनना चाहते हो बाबा, बचा लो उन दोनों को। बाबा ने उसकी वो हालत देखी और बाबा उसको बोलते हैं, देख बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगा, पर अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तेरे बीवी और बच्चे को बचा लूँ। पर बाबा ने एक चीज़ पहले ही साफ कर दी थी कि देख मैं तेरे साथ तेरे घर आऊँगा, हो सकता है तेरे घर पहुँचूँ तो तेरे बीवी और बेटे के एक्सप्रेशन बदले, वो चिल्लाएं, वो मुझे गाली दें, वो मुझ पर हमला कर सकते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि उस टाइम तेरी छोटी बेटी वहाँ पर हो, क्योंकि मैं इस उम्र के अंदर अगर किसी बच्चे को ऐसा सदमा लग गया कि उसकी माँ ऐसे है तो सारी उम्र उस सदमे को भूल नहीं पाएगी। सुमित ने बोला, ठीक है बाबा, कोई नहीं, मैं रिया को कहीं और किसी के घर पर छोड़ दूंगा, पर बाबा प्लीज़ प्लीज़ मेरी सरिता को बचा लो बाबा, मेरे रवि को बचा लो बाबा, उनने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। सुमित जैसे ही घर पहुंचा तो उसने बाबा को घर में आने से पहले ही रिया को अपने पड़ोसियों के पास छोड़ दिया, और जैसे ही बाबा को घर के अंदर लेकर आया, वो क्या देखते हैं कि सरिता और रवि घर में गैस स्टोव पर आग जलाकर उसके ऊपर अपने हाथ रखे हुए थे और एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे। उन्होंने सुमित को देखा और बोले, आ गया तू, कुछ नहीं मिलने वाला तुझे यहाँ पर, चला जा लेकर जाऊंगी मैं इसको, चला जा। और सुमित और उसके पापा ने तुरंत वहाँ से भागे और भागकर अपनी बहू और पोते के हाथ वहाँ गैस के ऊपर से हटाए। जैसे ही उन्होंने उनको पकड़ा, सरिता और रवि बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गए और वहीं बाबा ने उनके सामने मंत्र पढ़ने चालू किए। उनका चिल्लाना इतना बुरा था कि आसपास के गांव में घर के जितने लोग थे सब लोग वहां आकर इकट्ठे होने लग गए थे। उन लोगों ने सरिता और रवि को पकड़कर बेड के सिरहाने पर बांध दिया। बाबा को देखकर उन्होंने बोला, और ऐसे बोला कि जैसे सरिता नहीं, सरिता के अंदर कोई और औरत बोल रही है। वो बोली, बाबा तू फिर आ गया, कितनी बार निकालेगा मुझे, मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगी, मेरी और मेरे बेटे की कोई गलती नहीं थी, बट हमें भी किसी ने खुश नहीं रहने दिया, मैं भी किसी को खुश नहीं रहने दूंगी। क्यों मरी मैं इस माँ बेटे को भी मार दूंगी, किसी को अपने साथ नहीं है ऐसे छोड़ दूंगी, सबको अपने साथ लेकर जाऊंगी। बाबा पहले भी काफ़ी बार उस आत्मा को निकाल चुके थे, पर वो कभी भी मुक्त नहीं हो पाई थी। क्यों? क्योंकि शायद वो अटक कर रह गई है, वो कभी मुक्त होना चाहिए ही नहीं। बाबा ने सुमित को बोला, मैं यहाँ इस औरत को तुम्हारे बीवी के शरीर से निकालने की कोशिश करता हूँ, पर कोई भी घर के अंदर नहीं आएगा, ना घर से बाहर जाएगा, और अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं नहीं बचा पाऊंगा। बाबा को पूजा पाठ करते हुए सिर्फ 15-20 मिनट ही हुए थे, तभी सब लोगों को एक चीज़ दिखी। उन्हें दिखा कि सरिता जैसे शक्ल की दिखने वाली औरत उनके घर की किचन से निकली और वहाँ से निकलकर वो दरवाजे की तरफ जाने लगी। दरवाजे की तरफ जाते हुए एक बच्चा उसके पास भागकर आया और वो बिल्कुल रवि जैसा दिख रहा था। और जैसे ही उसने दरवाजे के बाहर कदम रखा, घर के बाहर एक
2, 3, 4 और ऐसे कर करके 50-60 औरतें एक साथ आ गई और उन सबके हाथों में अपने अपने बच्चों के हाथ थे। उन्होंने भी अपने बच्चों के हाथ पकड़ रखे थे और बच्चे सिर्फ लड़के थे। सबका मुंह ऐसे आधा जला हुआ जैसा था, बच्चों का भी, माँओं का भी। तभी सुमित एकदम से चीखते हुए वहां से उठकर भागे, सरिता सरिता कहाँ जा रही हो सरिता, बाहर मत जाओ सरिता। और जैसे ही सुमित ने कदम बाहर रखा, बाबा ने बोला, सुमित तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। और जैसे ही ये सब हुआ, सरिता के मुंह से एक आवाज़ आई, सुमित मैं जा रही हूँ, वो मुझे नहीं छोड़ेगी, तुम रिया का ख्याल रखना सुमित, मैं रवि को साथ लेकर जा रही हूँ। और सुमित ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। बाबा से बहुत गुहार लगाई, पर बाबा ने जैसा पहले बोला था कि बहुत देर हो गई है और अब सुमित से ये गलती भी हो गई, तो बाबा ने बोला कि सुमित बहुत देर हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, वो औरत तुम्हें ऐसे चकमा देने की कोशिश करेगी, पर तुम बाहर मत जाना। आज भी सुमित और रिया जब इस बात को याद करते हैं तो वो डर जाते हैं कि बस वो एक छोटे से रेस्ट्रिक्शंस की वजह से उस गांव में गए और उनका पूरा परिवार ऐसे बिखर गया। सुमित की वो एक गलती, शायद कि वो उस लड़की के पीछे, अपने बच्चे के पीछे घर के बाहर कदम रख दिया, जिसने शायद सरिता और रवि को ख़त्म कर दिया। आज सरिता और रवि को गए हुए 2 साल हो चुके हैं और सुमित ने अपने पापा की भी मौत देख ली। सुमित के पापा भी सरिता और रवि के खोने के बाद 1 साल के अंदर ही एक्सपायर हो गए थे। आज सुमित और रिया अकेले हैं और कभी भी वो वापस अपने गांव में नहीं जाना चाहेंगे। तो ये थी एक स्टोरी जिसमें किसी ने गलती की और किसी की ने उस गलती की भरपाई। बस थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे था कि शायद सरिता और रवि बच सकते, पर रवि ने भी वो गलती जो की, उस गलती की कीमत रवि आज तक चुका रहा है। एक आत्मा के गुस्से का इंतज़ार पूरे परिवार ने देखा। होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हम मिलते हैं ऐसी एक नई रियल सुपर नेचुरल इंसिडेंट के साथ।